नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपको याद होगा कि 10 अप्रैल के अंक में मैंने पंजाब किसान आंदोलन का ऊँट आया पहाड़ के नीचे इस शीर्षक से कार्यक्रम किया था। उसमें आढ़तियों के का जो जाल बट्टा है, माया जाल है, उसके बारे में बात की थी। आज कुछ और बातें उस संबंध में। पंजाब में, मैं केवल पंजाब की बात कर रहा हूँ अभी, उदाहरण के लिए एक आध राज्यों का जिक्र आ जाएगा आगे, लेकिन पंजाब में 45,000 रजिस्टर्ड आढ़तिया हैं, जिसमें से सक्रिय सिर्फ 32,000 हैं। तो ये 13,000 कहाँ गए? 13,000 वो लोग हैं जो इन आढ़तियों के जो सक्रिय हैं उनके घर के लोग हैं या रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं। उनके नाम से रजिस्ट्रेशन करा के रखा हुआ है कि कभी काम आ सकता है। इस पर सरकार की ओर से कोई रोक नहीं है, कोई इसकी जांच पड़ताल नहीं होती। क्यों ये 13,000 लोग जो सक्रिय नहीं हैं उनका रजिस्ट्रेशन रद्द क्यों न कर दिया जाए? ऐसा पूछने वाला, कहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आढ़तिया और राज्य सरकार, आढ़तिया और राज्य सरकार और राजनीतिक दल, जो भी सत्तारूढ़ दल है, आप इस गलतफहमी में बिल्कुल न रहें कि वहाँ पार्टियों का कोई भेद है। वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में हो, अकाली दल सत्ता में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिस्टम एक बिल्कुल स्मूथ तरीके से वैसे ही चलता रहता है और दोनों पार्टियों में से किसी का कोई नेता कभी इस बारे में विरोध नहीं करता। पंजाब में कहते हैं हर 5-6 किलोमीटर पर एक मंडी या अनाज क्रय केंद्र है और लगभग 152 बड़ी मंडियां हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, इन मंडियों के चेयरमैन का चुनाव होता है। जो नियम है उसके मुताबिक चुनाव होना चाहिए, लेकिन आखिरी चुनाव कब हुआ था? मैंने बहुत से लोगों से बात की, किसी को याद नहीं है कि आखिरी चुनाव कब हुआ था। क्यों नहीं होता चुनाव? तो फिर कैसे चलता है? क्यों नहीं ये मंडियां जो है वो इनको मंडी समितियों को बर्खास्त कर दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया जाता? उसकी वजह यह है कि हर बार चुनाव के समय एक प्रस्ताव पास किया जाता है कि समय कम है इसलिए चुनाव नहीं हो सकता। मतलब आप समझिए, कभी समय ही नहीं मिलता चुनाव कराने का। समय कम है इसलिए चुनाव नहीं हो सकता, अतः सारे अधिकार राज्य सरकार को स्थानांतरित किए जा रहे हैं। तो राज्य सरकार को सारे अधिकार दिए जा रहे हैं, तो इसमें सुन के आपको लगेगा कि इसमें क्या समस्या है भाई? राज्य सरकार आखिर जिम्मेदार है, चुनी हुई सरकार है, लोगों ने जनादेश देकर भेजा है, तो उसके पास अगर अधिकार है तो क्या गलत है? नहीं, आगे सुनिए। इसके बाद राज्य सरकार जो है सबको नॉमिनेट करती है, चेयरमैन से लेकर जो मंडी समिति के सदस्य होते हैं उनका, उसके अलावा कई मार्केटिंग की भी समितियां होती हैं। ये बड़ी पावरफुल होती है। और ये समितियां क्यों पावरफुल होती हैं? क्योंकि ये 2.5% जो आढ़तियों को कमीशन मिलता है, उसके अलावा जो 6% मंडी शुल्क और ग्रामीण विकास के नाम पर जो फंड इकट्ठा किया जाता है, 3% लिया जाता है शुल्क, किसानों से लिया जाता है, उसको खर्च यही लोग करते हैं, ये मार्केटिंग कमेटी करती है। उसके अलावा भी कमेटियाँ होती हैं, अनाज की जो है समिति अलग होती है कमेटी, फल सब्जी की अलग होती है, पशुओं के व्यापार की अलग होती है। और जितनी बड़ी मंडी उतना ज़्यादा पैसा। तो और इतना ही नहीं है, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि किस तरह से मंडी में पहुंचते ही किसान से लूट का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो पल्लेदार से लेकर बाकी जो व्यवस्था है उसमें पैसा हर कदम पर किसान को देना पड़ता है। 2 और जगह पे पैसा किसान को देना पड़ता है। एक, जब अनाज लेकर किसान आता है तो आढ़तिये का एक आदमी आता है, बोरा खोलता है, बोरे में से ऐसे अनाज उठाता है और ऐसे गिराता है, ये देखने के लिए कि इसमें कितना कूड़ा है और कितना जो है नमी है, ये सब जांचने के लिए वो करता है। और वो ज़मीन पर जो अनाज गिरता है वो किसान को नहीं मिलता, वो कहा जाता है कि गौशाला को जाता है। अब वो जाता है कि नहीं जाता है इसका कोई हिसाब नहीं। इसके अलावा किसान से एक और पैसा लिया जाता है धर्म खाते में, और ये कहा जाता है कि ये पैसा गुरुद्वारों और मंदिरों के लिए जाता है, उनके विकास रख रखाव के लिए
लेकिन उसका भी कोई हिसाब नहीं होता। तो ये सब मंदिर की व्यवस्था हो, पैसे की, गुरुद्वारे की हो, गौशाला का हो, ये सब पैसा किसान दे रहा है। आप देखिए, इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं दे रही है, आड़तिया जो कमीशन लेता है वो नहीं दे रहा, कुछ दे रहा है, एफसीआई कुछ नहीं दे रही है, मंडी समिति कुछ नहीं दे रही है, सब पैसा ले रहे हैं। एफसीआई के अलावा एफसीआई पैसा अनाज खरीदती है, पैसा देती है। अब देखिए बाकी राज्यों में क्या है, 8.5% तो पंजाब में है, 6.5% हरियाणा में। हरियाणा ने केंद्र सरकार के कहने पर और बाकी राज्यों ने भी ये एक पोर्टल बना लिया है, मतलब एक कंप्यूटराइज व्यवस्था बना ली है ये, कि जो खाता बही है किसानों का वो उनके यहाँ दर्ज होगा। तो मेरा खाता या मेरा बही खाता और मेरा अनाज, ये करके एक अलग जो है पोर्टल बन गया है कि किस किसान के पास कितनी ज़मीन है और उस पर उसने कितनी खेती की या कितनी फसल हुई उसका दिख जाता है। तो वो जो बाहर से लाके बेचने का धंधा था वो बाकी राज्यों में, हरियाणा और पंजाब के अलावा कहीं था भी नहीं, बाकी राज्यों में नहीं होता। पंजाब में अभी बदस्तूर चल रहा है, क्योंकि इस बार भी पंजाब सरकार ने केंद्र से एक्सटेंशन ले लिया है 6 महीने का, कि अभी हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, पूरा कंप्यूटराइजेशन नहीं हो पाया, इसलिए ये नहीं हो सकता है, समय दे दीजिए, नहीं तो किसानों को परेशानी होगी। और अभी 2 दिन पहले 7,000 से 9,000 बोरे गेहूं के पकड़े गए हैं, जो बिहार से लाए गए थे मंडी में। अब ये देखिए एमएसपी का ये खेल जो है ये क्यों नहीं टूट पा रहा है, वो इसीलिए है कि बाहर से सस्ता अनाज लाकर यहाँ एमएसपी पर बेचा जाता है और उस पैसे की लूट में सब भागीदार होते हैं। तो ये तंत्र चल रहा है। तो जब ये कंप्यूटराइजेशन के लिए कहा, जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी केंद्र में, तो 2015 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि अपनी मंडियों का कंप्यूटराइजेशन कीजिए, मॉडर्नाइजेशन कीजिए, सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए, कोई खरीद फरोख्त जो है वो ऑफलाइन नहीं होगी, सब कुछ सारा हिसाब ऑनलाइन होना चाहिए। उसके लिए राज्यों ने कहा कि भाई पैसे की दिक्कत होगी, तो केंद्र सरकार ने मंडी के साइज़ के हिसाब से कि कितने किसान जुड़े हैं, इस आधार पर 32 लाख से 50 लाख रुपए का वन टाइम एक जो है एक्सपेंडिचर के तौर पर दिया राज्य सरकारों को कि इससे आप कंप्यूटराइजेशन कीजिए। 2015 में उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया 2 साल तक। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उन्होंने आते ही जब पता किया तो मालूम हुआ कि प्रदेश की लगभग सारी मंडियां घाटे में चल रही हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई जो कमीशन लेते हैं वो घाटे में कैसे चल रहे हैं। तो पता कराया तो मालूम हुआ कि विभिन्न विभागों से राज्य सरकार के डेपुटेशन पर यहाँ लोग आए हुए हैं, उन सब डेपुटेशन धारकों को उन्होंने वापस भेज दिया। उसके बाद मंडी की सफाई का कहा कि मतलब आप अगर किसी इलाके में जाएं और जो आपको सबसे गंदा स्थान मिले, समझ लीजिए यही मंडी है, तो उसकी सफाई का इंतज़ाम किया, मॉडर्नाइजेशन कराया, कंप्यूटराइजेशन कराया। तो ये हुआ कि साहब हमारे यहाँ तो कोई कंप्यूटर ऑपरेट करना जानता ही नहीं, तो उसी पैसे में से 15,000 रुपये महीने पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था की गई। तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अब उन्होंने उसके बाद मंडी शुल्क भी घटा दिया, घाटे में थी, याद रखिए मंडियां सब घाटे में थी, फिर भी मंडी शुल्क घटा दिया। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2.5% है मंडी शुल्क, उससे कम मध्य प्रदेश में है 2.2%, इसमें 2% मंडी शुल्क है और आधा फीसदी जो है वो आढ़तियों का कमीशन है। अब ये ऑनलाइन करते ही हुआ ये कि सारी मंडियां मुनाफे में आ गईं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा लूट का जो ये संजाल, सब ये जाल चल रहा था। पंजाब में अब भी चल रहा है, बाकी जगह बंद हो गया है, लेकिन पंजाब में अब भी चल रहा है और उसको चला रहे हैं वहाँ के राजनीतिक दल और सरकार, जो भी सत्तारूढ़ दल हो वो उसकी पूरी संलिप्तता है। तो 10 अप्रैल को समझौता क्या हुआ? 10 अप्रैल को आढ़तियों ने घोषणा की थी कि हड़ताल होगी। तो आपको याद हो उस कार्यक्रम में मैंने कहा था कि ये हड़ताल या तो होगी, नहीं होगी तो ज़्यादा लंबी चलेगी नहीं। तो शाम तक हड़ताल टूट गई।
पता चला कि राज्य सरकार और आढ़तियों के बीच में एक समझौता हो गया। तो समझौता क्या हो सकता था? केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा, एफसीआई सीधे किसानों के खाते में भेजेगी, आढ़तियों के खाते में नहीं जाएगा। तो राज्य सरकार ने मान भी लिया। तो फिर कैसे आढ़तिया मान गए? राज्य सरकार ने एक चोर दरवाज़ा निकाला। चोर दरवाज़ा क्या निकाला? नियम यह है कि एफसीआई जो खरीद करेगी उसके 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा चला जाना चाहिए। अगर किसी वजह से कोई टेक्निकल रीज़न है, कोई और कारण हो जाता है, अगर नहीं जा पाता है तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा एफसीआई को, किसान को। तो राज्य सरकार ने इसी 72 घंटे के का जो नियम था उसका फ़ायदा उठाया। आढ़तियों से कहा कि तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। किया ये समझौता, ये किया कि 48 घंटे का समय आढ़तिया के पास होगा। किसान कितना उसका अनाज बिक रहा है और कितना पैसा मिल रहा है, इसकी सूचना किसान से पहले आढ़तिया के पास जाएगी। वो आढ़तिया क्लियर करेगा, तब किसान के खाते में जाएगा। 48 घंटे का इसलिए रखा कि 72 घंटे के बाद, तो 48 घंटे का समय रखा कि 48 घंटे में क्लियर करना होगा आढ़तिया को। अगर नहीं करेगा वो तो 72 घंटे में अपने आप चला जाएगा। तो ये 48 घंटे का समय क्यों दिया गया? ब्लैकमेल करने के लिए। किसान को फ़ोन करेगा वो कि इतना पैसा है तुम्हारा, तुम हमको इतना दो, या जो है हमको लाके पहले से पोस्ट पेड चेक दे दो, तब जो है तुम्हारा पैसा रिलीज़ करेंगे। अब ज़्यादातर किसान इन सब नियमों का कानून की उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती। आढ़तिया का सिस्टम पहले से चल रहा है, उनको मालूम है, उसमें वो फंस रहे हैं। किसान ये शिकायत कर रहे हैं कि हमसे चेक मांगा जा रहा है आढ़तियों की ओर से पहले से, और राज्य सरकार और कोई राजनीतिक दल पंजाब का इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुप है। किसान संगठन जो किसानों के हक की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं। वो इस बात की तो प्रशंसा कर रहे हैं कि ये केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा किया, किसानों को सीधे पैसा मिल रहा है। कई किसानों ने अपना अनुभव बताया कि भाई पहली बार हमने देखा कि हम अपनी फसल बेच के आए और हमारे खाते में पैसा है। तो ये तो हमने कभी कल्पना नहीं की थी, सोचा नहीं था कि इस तरह से होगा, लेकिन अब हो रहा है। तो आढ़तिया को ये 48 घंटे का समय, आप ये बताइए कि किसान, फसल बेचने वाला किसान, फसल उगाने वाला किसान फसल बेच रहा है, एफसीआई फसल खरीद रही है, तो खरीदने वाला जो है वो किसान को पैसा दे रहा है। तो अगर मैं कोई सामान बेच रहा हूँ और कोई खरीद रहा है तो मुझे कितना पैसा मिल रहा है इसकी जानकारी किसी तीसरे को क्यों दी जाएगी? कौन सा नियम है संविधान में, कानून में, आईपीसी में, सीआरपीसी में, किसी भी नियम में, सरकार के किसी ऐसे आदेश में या बैंकिंग सिस्टम में कोई ऐसा नियम है कि हमको मिलने वाले पैसे की जानकारी किसी तीसरे को दी जाएगी? लेकिन ये पंजाब में हो रहा है क्योंकि आढ़तियों के तंत्र को बनाए रखना है। केंद्र सरकार कोशिश करती रहे जो नियम बदलेगी उसमें से चोर दरवाज़ा हम निकाल लेंगे, लेकिन ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये चोर दरवाज़ा अगले सीज़न की फसल तक शायद बंद हो जाए, क्योंकि आढ़तियों का अगर सिस्टम नहीं टूटेगा, अगर ये मकड़ जाल नहीं टूटेगा तो किसानों को उससे, उनके चंगुल से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि किसानों की हितैषी होने वाले, किसानों के विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाले राज्य सरकारें, जो किसान संगठन हैं, जो राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, किसान नेता जो अपने को कहते हैं, देश दुनिया घूमते हैं किसान नेता होने के नाम पर, वो किसानों के हक के लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? इस तंत्र के खिलाफ, इस लूट तंत्र के खिलाफ वो खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सवाल सोचने का है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, और किसानों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि उनको लूटा जा रहा है और उनको इसके खिलाफ खड़ा होना है। उन चीज़ों के खिलाफ नहीं जो उनके हित में है या जो किसी और के हित में है, उसको लग रहा है कि हमारे हित का नुकसान हो रहा है, वो न होने पाए, किसान का होता है तो हो जाए। तो सोचिए, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचिए। आगे जब मुझे इस बारे में कोई नई जानकारी मिलेगी फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपसे कहूँगा कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।